दोस्तों नमस्कार। हमारे इस मॉडल पेपर और पूर्व एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को हल करवाने की श्रृंखला की शुरुआत जो मैंने की थी, उसी श्रृंखला को अनवरत रूप से निरंतर रूप से आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ प्री एमएड का पेपर। मेरा पहले भी लक्ष्य रहा है और मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमेशा एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी, एक स्मार्ट विद्यार्थी ये देखता है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वर्तमान में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या चल रहा है, हाल 2020 में, 2019 में, 2018 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे एक अनुमान लगेगा आपको कि मुझे कैसे उस पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ये एक टीचर की भी विशेषता होती है, एक अच्छे स्टूडेंट की विशेषता होती है। आप में से बहुत से बच्चे अनावश्यक मॉडल पेपर, अनावश्यक प्रश्नों के ऊपर पूरे दिन अपने बेशकीमती समय को बर्बाद करते हैं। मेरा उद्देश्य उन बच्चों को हटाकर उनको स्मार्ट स्टडी की ओर लेकर उन प्रश्नों की ओर लेके आना है जहाँ से वो एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग समझ पाएँ और एग्ज़ाम में अपना मैक्सिमम दे पाएँ। दोस्तों, इन पेपर्स के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज़ को समझाने की। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नवीन प्रश्नों के माध्यम से आपको लगेगा कि मैं कहाँ तक हूँ, मेरा आकलन, मेरा मूल्यांकन कहाँ तक सही हो पा रहा है। जैसे आप क्वेश्चन को देखें, आप अपना आंसर सोच लें और टिक कर लें, और उसके बाद आप सोचें कि मान लीजिए 20 प्रश्नों में से सर मैं कितने कर पा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस मैं आपका बिल्ड कर दूंगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स, लड़कियां स्पेशली, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर मैंने उस कोचिंग के टेस्ट सीरीज में दिया, मेरे इतने ही नंबर आए, मेरे इतने आए। आप डरिए नहीं, आप उस नकारात्मक पक्ष को अपने दिमाग से निकलिए। आप में, मैंने पहले भी कहा है, बहुत पोटेंशियल है और आपके उस पोटेंशियल को मैं सफलता में बदलने की पूरी कोशिश करूंगा, यदि बशर्ते आपने मेरे कहे अनुसार उस मार्ग को पे चलने की यदि आपने कोशिश की है। तो सीमित मैटर, अच्छा मैटर, संतुलित मैटर, संतुलित एग्जाम पेपर, इनको अपने दिमाग में मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को एक प्रखर बनाना है। इसी श्रृंखला के तहत अपन बिना समय गंवाए शुरुआत कर रहे हैं। कोशिश करूंगा मैं आपको ज़्यादा समय बिना समय गंवाए, क्योंकि यदि इसी पेपर को मैं किसी बोर्ड के माध्यम से समझाता तो 5 क्वेश्चन में मैं 1.5 घंटा ले सकता था, लेकिन 1.5 घंटे में मुझे अच्छे पैसे मिल सकते थे, लेकिन वह आपका कितना समय बर्बाद होता, क्योंकि आपने तो केवल 5 क्वेश्चन ही किए, 10 क्वेश्चन ही किए। लेकिन मेरा उद्देश्य रहेगा कम समय में अधिकतम पर्सन, यानी आपके समय की भी बचत होगी और आपको वो महत्वपूर्ण चीज़ें मिल जाएंगी जो ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें वही बतानी है जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। क्योंकि एक पर्सन पे 20 मिनट भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि हमें उनसे, उन लोगों की भीड़ से अलग करके चलना। तो मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो केवल अति आवश्यक है और जो आपके काम आ सकते हैं। बाकी आपको लगातार निरंतरता के साथ पढ़ते रहना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, ये पेपर प्री एमएड का है, अभी 2020 में हुआ है। बहुत अच्छे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और लगभग 50 से 60 के आसपास साइकोलॉजी क्वेश्चन इसमें आपके काम के हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो पेडागोजी के हैं, दर्शन शास्त्र के हैं, ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हैं, लेकिन वो 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको हल करवाऊंगा। तो आज 20 प्रश्नों को देख रहे हैं, जल्दी से देखेंगे आप। पहला प्रश्न, बुद्धि की संरचना के अनुसार नवीनतम प्रतिमान के अनुसार बुद्धि घटक की संख्या। हमेशा याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए। बुद्धि की संरचना, बुद्धि की संरचना शब्द आते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बुद्धि की संरचना का मॉडल, त्रिआयामी मॉडल जो है वो किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड। तो बुद्धि की संरचना शब्द आते ही दिमाग में कौन आएगा? गिलफोर्ड आएगा। कौन आएगा? गिलफोर्ड। तुरंत दिमाग में आ गया कि साहब गिलफोर्ड आ गया, ठीक है। नवीनतम प्रतिमान के अनुसार बुद्धि के घटक की संख्या। मैंने हमेशा बोला है कि प्रश्न की लैंग्वेज को पूरा समझना है। देखिए, प्रतिमान नहीं पूछ रहा है, नवीनतम शब्द दे दिया, तो दो चीज़ें समझ में आ गई। बुद्धि की संरचना, गिलफोर्ड आ गया। नवीनतम यानी करंट, वर्तमान स्थिति क्या है? बुद्धि घटक की संख्या 120, 50, 160 या 180, नीचे लास्ट ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको समझना क्या था? नवीनतम शब्द दे दिया मतलब वर्तमान पूछ रहा है। ये प्रश्न बहुत बार आता है। 180 ऑप्शन में ना हो तो 120 कर दें, लेकिन 180 यदि ऑप्शन में हो तो वर्तमान में कितने हैं? इसमें 180 हैं, याद रखना। यानी कि जब इन्होंने 1967 में इसका प्रतिपादन किया था उसमें मूल कारक 120 थे, ठीक है। उसके बाद 150 भी हुए, लेकिन वर्तमान में 1988 में विस्तार करने के बाद इसमें जो कितने का टोटल कितने हो गए? 180। कितने हो गए? 180 हो गए। तो 1988 में जब इसका विस्तार किया गया तो इसके कुल कारकों की संख्या कितनी है? 180। तो नवीनतम प्रतिमान के अनुसार कुल संख्या कितनी होगी? 180। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है। गिलफोर्ड, मैंने पहले भी बताया है कि बुद्धि टॉपिक में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अच्छे से इसको पूरा समझ के जाना, और ये भी समझ के जाना जो इसके आयाम हैं 3, संक्रिया में कौन कौन से आएंगे?
आपकी विषय वस्तु में कौन कौन से आएंगे और उत्पादन परिणाम में कौन कौन से आएंगे। तो उनके कारकों की पूरी संख्या मैंने अवनी मनोविज्ञान में डाल रखी है, अच्छे से देख के जाना, कहीं को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। पहला प्रश्न 2 नंबर पे, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। तो मनोविज्ञान की जब भी पुरानी विधि की अपन चर्चा करेंगे, किस चर्चा करेंगे? मनोविज्ञान की पुरानी विधि की अपन जब चर्चा करेंगे तो सिंपल वे में आपको समझना है कि मनोविज्ञान की 2 प्रकार की विधियाँ हैं, ठीक है। प्राचीन विधियाँ कह दो, आधुनिक विधियाँ कह दो, ठीक है, परंपरागत कह दो, ठीक है, वस्तुनिष्ठ कह दो। मनोविज्ञान की प्राचीन या परंपरागत विधियों में 2 विधियाँ आती हैं, एक तो गाथा वर्णन आती है और एक आत्मनिरीक्षण आती है। तो यहाँ अवलोकन, केस स्टडी और नैदानिक विधि ये सब आधुनिक विधियों में शामिल हैं, वस्तुनिष्ठ विधियों में शामिल हैं। लेकिन आत्मनिरीक्षण विधि, ये प्रश्न बहुत बार आ रहा है, अभी फिलहाल 2 एग्जाम्स में आ चुका है। तो आत्मनिरीक्षण ये किसने दिया था? वुंट और टिचनर, ठीक है ना। इनका जो संप्रदाय था, कौन सा संप्रदाय? संरचनावाद, ठीक है ना। कई बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि संरचनावाद संप्रदाय के सर प्रतिपादक कौन है? तो विलियम वुंट मूल रूप से थे, लेकिन टिचनर ने स्थापना टिचनर ने की थी, आप देखना। तो मूल रूप से विलियम वुंट की अवधारणा पे था और स्थापना टिचनर ने की थी। तो विलियम वुंट और टिचनर दोनों ही आएंगे। और सबसे प्राचीन संप्रदाय भी संरचनावाद है और उस संरचनावाद के अनुसार सबसे पुरानी विधि कौन सी है? आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का तात्पर्य क्या होता है? स्वयं के द्वारा स्वयं का निरीक्षण करना। नहीं, मैं खुद अपना निरीक्षण करूंगा। ये मनोविज्ञान की मौलिक और प्राचीन विधि मानी जाती है, बहुत सरल विधि है, लेकिन इसके द्वारा जो प्राप्त रिजल्ट्स होते हैं वो बड़े अवैज्ञानिक होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, इसलिए इसको आत्मनिष्ठ विधि भी कहा जाता है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं अपन। रचनावादी अधिगम के पक्षधर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। रचनावादी अधिगम टॉपिक पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रचनावाद पे बहुत प्रश्न आते हैं क्योंकि रचनावाद एनसीएफ 2005 ने इस पे बहुत बल दिया है, तो इस पे बहुत प्रश्न पूछता है। रचनावाद अधिगम के पक्षधर कौन है? तो रचनावाद अधिगम के पक्षधर वैसे जेरोम ब्रूनर भी हैं, जीन पियाजे भी हैं, लेव वाइगोत्स्की भी हैं, लेकिन यहाँ जो उलझा रहा है आपको एग्जामिनर, क्या उलझा रहा है वो देखिए आप थोड़ा सा। रचनावादी अधिगम के पक्षधर कौन है? तो रचनावादी अधिगम के पक्षधर, केवल संज्ञानात्मक रचनावाद होता तो वहाँ जीन पियाजे जाता, ठीक है। मौलिक रचनावाद होता तो वहाँ ग्लेसरफील्ड आ जाता, ठीक है। सिर्फ रचनावादी अधिगम है तो रचनावादी अधिगम है तो यहाँ ज़्यादा बेहतर आंसर जो आपको करना है वो करना है लेव वाइगोत्स्की। क्या करना है? लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। यानी रचनावादी अधिगम स्पेशली जो अवधारणा थी वो वाइगोत्स्की की अवधारणा थी, जेरोम ब्रूनर की अवधारणा थी, याद रखना, ठीक है। और संज्ञानवादी रचनावाद जो दिया था वो जीन पियाजे ने दिया था और मौलिक रचनावाद जो दिया था वो ग्लेसरफील्ड ने दिया था, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की जिन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया संस्कृति को बहुत महत्वपूर्ण माना है और अध्यापक की भूमिका सुगमकर्ता की मानी है। क्या मानी है? सुगमकर्ता शब्द याद रखना। तो रचनावादी अधिगम के पक्षधर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है लेव वाइगोत्स्की। इनकी बहुत सारी अवधारणाएं हैं वाइगोत्स्की की, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा वाइगोत्स्की पियाजे के ऊपर स्पेशली, जिसमें इसकी कंप्लीट अवधारणाओं को समझाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, आप कह दोगे सर बनाते तो वो नहीं, अरे बनाऊंगा, सब ध्यान रखें, बस आप तो मस्त रहें, एक बार पढ़ते रहो आप तो। 4 नंबर पे थॉर्नडाइक सिद्धांत जाना जाता है। देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो उन्होंने 1898 में दिया था, किताब का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। इस सिद्धांत में इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो कहलाया प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। अब प्रयास त्रुटि सिद्धांत के कई नाम हैं, ठीक है। कौन से नाम हैं? प्रयास त्रुटि सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया, एसआर सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, संयोजनवाद, संबंधवाद, हर्ष व दुख का सिद्धांत, परिश्रम धैर्य का सिद्धांत, तो ये सब इसके नाम थे, इसलिए नाम आपको देख के जाना है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? साहचर्यवाद तो था नहीं, साहचर्यवाद तो आईपी पावलो से संबंधित अवधारणा है। संज्ञता ये भी नहीं है क्योंकि संज्ञानवाद समाजवाद भी नहीं है। वाइगोत्स्की क्या आता है? संयोजनवाद, तो उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? संयोजनवाद के रूप में। तो संयोजन यानी उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संयोजन स्थापित करना ही सीखना है, ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का उपनाम क्या हो गया? संयोजनवाद। ये सब किताब में डाला हुआ, याद रखना। इदम शासित होता है। अब देखिए, बार बार मैं आपको मैंने पहले भी कहा है, मैंने कंप्लीटली सिगमंड फ्राइड आपको पूर्व वीडियो में पढ़ा दिया, आप आराम से उस वीडियो को देखिएगा। इड, ईगो, सुपर ईगो, चेतन, अचेतन, अचेतन, पूरा सिगमंड फ्राइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी नव फ्राइडवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्राइड को अच्छे समझना। तो इदम की हमने बात की थी। इदम क्या होता है? जन्मजात होता है, मूल प्रवृत्तियों द्वारा चलता है, खाओ पियो मौज करो में विश्वास रखता है। एक प्रकार से हमारे अंदर राक्षसी स्थिति होती है, एक प्रकार से हमें गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। तो वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा संचालित होगा ये या नो? नहीं। वास्तविक सिद्धांत द्वारा संचालित कौन होता है? ईगो होता है। कौन होता है? ईगो।
प्रतिक्रिया का कोई सिद्धांत दिया ही नहीं है फ्राइड ने। नैतिकता के सिद्धांत द्वारा होता है सुपर ईगो। कौन होता है? सुपर ईगो होता है। आनंद के सिद्धांत द्वारा, ये प्रश्न पिछली रीट में भी आया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेजर थ्योरी, आनंद को क्या बोलते हैं? प्लेजर। ठीक है, तो आनंद के सिद्धांत द्वारा कौन संचालित होता है? इदम संचालित होता है। ये कहता है इड जो है वो आनंद, खाओ पियो मौज करो, अगले पल का भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आनंद लो। कई बार आपने देखा होगा, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ आप लोगों को, तो लड़कियां जब कमेंट करती हैं तो लड़के जो हैं उनके कमेंट में जाके पूछते हैं तैयारी कैसी चल रही है। मुझे बड़ा जोरदार अच्छा लगता है कि देखिए कितने केयर करने वाले बच्चे हैं कि जो उसके अंदर जाके पूछते हैं, अरे क्या मतलब है, आपने कमेंट कर दिया नहीं किया, आपको क्या मतलब है, तैयारी कैसे भी चल रही हो, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए ना। मतलब एक एक सेकंड का उपयोग कीजिए, लेकिन हमें तो नाम दिख जाना चाहिए। फिर हमारी जो भावनाएं हैं वो इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हमें लगता है कि पूछ लें, और पूछने के बहाने पता नहीं कौन सा आकर्षण होगा, पता नहीं। सोचिए सोचिए, ये वक्त है, ये लौट के नहीं आएगा, ये इतिहास बन जाएगा। कोशिश करें अपनी सफलता पे, अपने आप पर, अपनी तैयारी पे कंप्लीटली ध्यान केंद्रित करने का। मैं चाहता हूं कि आप उन विद्यार्थियों में नहीं हों जो पूरे दिन यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव सेशंस में जुड़े रहते हैं, जो कमेंट्स देते रहते हैं, जो कमेंट्स पढ़ते रहते हैं और जो हालचाल पूछते रहते हैं। आपको उनमें नहीं आना है, आपको बहुत अलग विद्यार्थी में शामिल होना है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? ला फ्लेजर थ्योरी, आनंद का सिद्धांत। अगला प्रश्न गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया। अपनी तैयारी को आप देख लीजिएगा, इन पेपर से आइडिया लगेगा। ये बहुत नॉर्मल पेपर है, लेकिन मैं जो लास्ट में 5 मॉडल पेपर बनाऊंगा वो तो उससे आपको और शानदार तरीके से पूरी साइकोलॉजी रिपीट हो जाएगी, याद रखना। गिलफोर्ड ने कौन सिद्धांत प्रस्तुत किया? अभी हमने पहले सिद्धांत की चर्चा की। तो गिलफोर्ड का सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने 1967 में दिया था, याद रखना। और 3 आयाम बताए थे, संक्रिया, प्रक्रिया, प्रोसेस, विषय वस्तु, ठीक है, कंटेंट, और तीसरा उत्पादन या परिणाम। ठीक है, तो ये 3 आयाम इन्होंने बताए थे। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट, तो मैंने कहा नहीं, तो 2 प्रश्न आ गए एक ही पेपर में, आप इससे अनुमान लगा लो कितना इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं है? समायोजन टॉपिक में से एक प्रश्न आएगा, और समायोजन टॉपिक में से 2 प्रश्न भी आते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से आएगा रक्षात्मक विधियों पे, इनको बहुत अच्छे से समझना है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए कौन सी रक्षात्मक विधि नहीं है, ये पूछ रहा है। ये प्रश्न बहुत बार स्कूल व्याख्याता में भी आया है, ये प्रश्न बहुत बार स्कूल व्याख्याता में भी आया, याद रखना। तो इसको अच्छे से समझना। रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिगमन होती है, जिसको अपन रिग्रेशन बोलते हैं, बचपन की ओर लौट जाना, छोटे बच्चे के समान व्यवहार करना। उदातीकरण, गलत इच्छाओं को सही रूप में बदल लेना। साहचर्य नहीं होती, साहचर्य कोई भी युक्ति नहीं होती, स्कूल व्याख्याता में बहुत बार आ गया। और क्षतिपूर्ति, यानी कि किसी एक कार्य के बदले दूसरे कार्य के माध्यम से उसकी पूर्ति करना। कम हाइट की लड़की ऊंची एडी के सैंडल पहनती है, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे गए हैं। तो साहचर्य नहीं होगा इसका उत्तर। बाकी तीनों रक्षात्मक और अप्रत्यक्ष विधियों में शामिल है। 8 नंबर का प्रश्न, समान तत्व निकटता से जुड़ा हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिगम स्थानांतरण से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है। देखिए अधिगम स्थानांतरण की जब भी अपन बात करते हैं तो अधिगम स्थानांतरण के 7 सिद्धांत होते हैं। कितने सिद्धांत होते हैं? 7 सिद्धांत होते हैं। कितने सिद्धांत होते हैं? 7। ठीक है, तो 7 सिद्धांत होते हैं अधिगम स्थानांतरण के। और पहला सिद्धांत था मानसिक प्रक्रियाओं पर या प्रशिक्षण का सिद्धांत, जिसको सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। और बाकी जो सिद्धांत होते हैं ना, मानसिक प्रशिक्षण वाला सिद्धांत तो सबसे प्राचीन हो जाता है। और बाकी जो सिद्धांत बचते हैं ना 6 के 6, मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण वाले को औपचारिक अनुशासन सिद्धांत भी बोलते हैं, वो अधिगम स्थानांतरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। बाकी जैसे समान तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, ठीक है ना, जिसको समान तत्व द्वितत्व एक बोल दो। ठीक है, आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत, ठीक है, सामान्य विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत, आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत, ठीक है, और अवयववादी सिद्धांत जो गेस्टाल्टवादी होते हैं। 7 सिद्धांत है, और 7 में प्राचीन सबसे होता है वो प्राचीन मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत या औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत होता है। लेकिन समान तत्व जो सिद्धांत होता है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इसको समान तत्व कह दो, द्वितत्व कह दो, ठीक है ना, समरूप तत्व कह दो, समरूप तत्व कह दो, समान तत्व कह दो, एक ही बात है। तो ये प्रश्न पहले रीट में भी आया था। समान तत्व है, समतत्व सिद्धांत किसका है? तो थॉर्नडाइक का है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? अधिगम के स्थानांतरण से। किस जुड़ा हुआ? अधिगम के स्थानांतरण से। ये आपको याद रखना है कि समान तत्वों का सिद्धांत, या इसको अनुरूप कह दो चाहे समरूप तत्व कह दो, कि जहाँ भी 2 तत्व समान होंगे वहाँ अधिगम स्थानांतरण जल्दी होता है। ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने, कि जहाँ भी 2 तत्व समान होंगे वहाँ अधिगम स्थानांतरण जल्दी होगा, ये थॉर्नडाइक ने कहा था। आगे देखिए,
सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया? अब उलझा रहा है आपको सामाजिक शिक्षण के नाम से, आप उलझ जाओगे, गुरुजी वो कट्ठे में तो पढ़े ही को नहीं थे, बहुत पढ़े हैं लेकिन थारे याद को नहीं कि सामाजिक शिक्षण को सिद्धांत कौन दियो, मैं बताऊँ मुझे ना याद आओ। देखिए सोशियल टीचिंग शब्द दे दिया उलझाने के लिए, वास्तविक रूप से यदि प्रश्न होता तो इसका मतलब होता है यहाँ सामाजिक लर्निंग, ठीक है, सामाजिक लर्निंग, ठीक है। इंग्लिश में इसका लर्निंग ही लिख रखा है लेकिन हिंदी में सामाजिक शिक्षण दे दिया। फिर भी आपको सामाजिक शिक्षण आ जाए चाहे अधिगम आ जाए कुछ भी आ जाए, यहाँ आपको दिमाग में रखना है। मैंने जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया उसमें बताया भी है और वैसे भी मैं आपको इसके माध्यम से ही बता रहा हूँ, आप समझिएगा इस चीज़ को। सामाजिक अधिगम, सामाजिक शिक्षण, ठीक है, सामाजिक सीखना, इन सब पे बल दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने बल दिया था, याद रखना, ठीक है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको सामाजिक संज्ञानात्मक कह दो, सामाजिक अधिगम कह दो, ठीक है, प्रत्यक्ष अधिगम कह दो, प्रतिरूप अधिगम कह दो, मॉडल अधिगम कह दो, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, खुद से नहीं सीखते हैं, ये सामाजिक है ना, दूसरों को देखकर सीखना, ये सामाजिक लर्निंग थ्योरी का सिद्धांत है अल्बर्ट बांडुरा। बहुत अच्छा सिद्धांत है, खूब सारे प्रश्न आते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, कोहलर ने क्या विकसित किया है? तो कोहलर ने क्या विकसित किया है, सिंपल सा प्रश्न है, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। क्षेत्र सिद्धांत तो कुर्तलेवी ने दिया था। एस आर सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एस आर सिद्धांत किसने दिया है? ये अपना थॉर्नडाइक और आईपी पावलोव इसी विचारधारा में आते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये दिया था कोहलर ने। अनुकूलन सिद्धांत या आईपी पावलोव एक प्रकार से दिया है। तो ये यहाँ पे अपना जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो उन्होंने 1917 में अंतिम प्रयोग किया था। बाकी उन्होंने प्रयोग बालिका पे भी किया, मुर्गी पे भी किया, लेकिन जो चिंपांजी वाला प्रयोग था 1917 में किया था चिंपांजी के ऊपर, और वो केनारी द्वीप पे किया था जर्मनी में, याद रखना। तो कोहलर, और कोहलर के साथ यदि कोपका और मैक्स वर्दीमल भी हो तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, शैक्षिक मनोविज्ञान संबंधित है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? स्कूल व्याख्याता वाले बच्चों के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, रीट में तो ये टॉपिक है ही नहीं। तो इसका संबंध किससे है? सीखने वाले से, सीखने की प्रक्रिया से, सीखने की स्थिति से, उपरोक्त सभी से। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान के देखो 6 तत्व होते हैं। अधिगम करता यानी सीखने वाला, अधिगम प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया, अधिगम स्थिति वातावरण, अधिगम अनुभव जो हम पढ़ाते हैं, शिक्षण विधियाँ या स्थितियाँ, और मूल्यांकन। तो यहाँ 3 तत्व सबसे ऊपर वाले सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो लगभग इन्हीं पे प्रश्न आता है। तो ये उपरोक्त सभी जो है उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, व्यवसायिक निर्देशन में सर्वाधिक महत्व होते हैं। देखो निर्देशन और परामर्श 2 प्रक्रिया होती है, और निर्देशन और परामर्श में याद रखना, निर्देशन परामर्श में क्या है? तो निर्देशन अपन गाइडेंस बोलते हैं जो है, ठीक है। तो निर्देशन में अपन क्या करते हैं? निर्देशन में बहुत बार प्रश्न पूछता है। निर्देशन जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। शैक्षिक निर्देशन जो अपने विद्यालय महाविद्यालय पाठ्यक्रम का चयन करने, ठीक है। व्यावसायिक निर्देशन व्यवसाय का चयन करने में होता है, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, कौन सी नौकरी सही रहेगी। और एक होता है व्यक्तिगत निर्देशन, जो अमूमन मैं करता हूँ, मैं तीनों ही करता हूँ। काउंसलिंग आजकल कोरोना की वजह से बंद कर दिया था, बट काउंसलिंग में बहुत बार मैंने बहुत सारे हज़ारों बच्चों की है। तो ये तीनों ही निर्देशन होते हैं, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन, ठीक है। तो यहाँ व्यावसायिक निर्देशन पूछ रहा है, आपको एक बात कॉमनली याद रखनी है, निर्देशन जो भी होता है वो हमेशा बच्चे की रुचि योग्यता के अनुसार होता है, अभिरुचि योग्यता के अनुसार होता है। तो व्यावसायिक निर्देशन हो चाहे शैक्षिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, तीनों में आपको बात याद रखनी है व्यक्ति की रुचि का। निर्देशन में हमेशा रुचि और योग्यता, अभियोग्यता का ध्यान रखा जाता है। कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उन तकनीकों की खोज करना जिनसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, उन लक्ष्यों को परिभाषित करना जिनके लिए शिक्षा को प्रयास करना है, अधिगम प्रक्रिया की समझ को बढ़ावा देना और शिक्षार्थी की समझ को बढ़ावा देना। अधिगम प्रक्रिया की समझ को भी बढ़ावा देता है, शिक्षार्थी की समझ, यानी दोनों तो मुख्य केंद्र होते हैं। पहला है उन तकनीकों की खोज करना जिन शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देगा। लेकिन कहीं भी शैक्षिक तक शिक्षा तक मनोविज्ञान का उद्देश्य में कहीं भी आप पढ़ लेना, किसी भी किताब में और मेरी किताब में भी ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि उन लक्ष्यों को परिभाषित करेगा, ठीक है। लक्ष्यों को परिभाषित नहीं करेगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने की तकनीक आपको बता देगा। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्य को परिभाषित करना जिनके ये इसका उद्देश्य नहीं होता किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। अभी प्रेरणा की परिविधियाँ क्या है? प्रेरणा की बहुत सारी परिविधियाँ हैं, सकारात्मक नकारात्मक। तो पुरस्कार भी है, दंड भी है, आकांक्षा यानी कि उसके एस्पायरेशन लेवल को बढ़ाना, उसको प्रेरित करने से मैं कोशिश करता हूँ आपको जगाने की, अरे तुम जाग जाओ, ठीक है। उपयुक्त सभी, तो ये सभी हैं, बहुत ईजी सा प्रश्न है, ये सभी इसकी युक्तियाँ होती हैं, याद रखना। इसके अलावा आवश्यकता का ज्ञान, परिणाम का ज्ञान, ठीक है,
अपमान भी एक नेगेटिव कई बार हो जाता है, व्यंग्य, शिक्षण सहायक, टीचिंग एड का प्रयोग करना, जिज्ञासा को जागृत करना, ये सब इसकी विधियां हैं। उपयुक्त छवि। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के बुद्धि के विकास के सूचक जो उसकी बौद्धिक आयु को उसकी कालानुक्रमिक आयु से भाग देना था 100 से गुणा करने में प्राप्त होता है। कालानुक्रमिक आयु शब्द आते ही आपके समझ में आता है, कालानुक्रमिक का मतलब होता है वास्तविक आयु, क्रोनिकल एज, ठीक है। बौद्धिक आयु मेंटल एज, एम ए, ठीक है। तो एम ए बट्टा सी ए गुणा 100, ये सूत्र किसका हो जाएगा? तो ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एम ए बट्टा सी ए गुणा 100 किसका है? बुद्धि का सूत्र है। किसने दिया था? ये टर्मन ने दिया था 1916 में, लेकिन एम ए बट्टा सी ए केवल स्टर्न ने दिया था 1912 में। तो सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि शब्द की व्याख्या की 1912 में, लेकिन एम ए बट्टा सी ए दिया, और टर्मन ने वर्तमान सूत्र दिया था एम ए बट्टा सी ए गुणा 100। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग? तो क्या प्राप्त होती है इसको गुणा करने पे? तो इसको गुणा करने पे प्राप्त हो जाएगी बुद्धि लब्धि। क्या हो जाएगी? बुद्धि लब्धि। उत्तर हो गया बुद्धि लब्धि। देखो लैंग्वेज घुमा दी, बाकी बात वही है ना। ऐसे कई बच्चे डर जाते हैं और प्रश्न पता नहीं कितना बड़ा आ गया। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी पूर्व धारणा को पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी पूर्व धारणा को पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया गया? 4 ऑप्शन है, अनुभववाद, सहज प्रत्ययवाद, पर्यावरणवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। समझो इस प्रश्न को, ठीक है, समझिए इस प्रश्न को। देखिए समझना क्या है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में किस पूर्व धारणा को पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया गया? संज्ञानात्मक विकास की किस अवधारणा को? देखो सहज प्रत्ययवाद तो जॉन लॉक का था, पर्यावरणवाद जो है वो वाटसन का है, व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है, अनुभववाद यहाँ तुक्का भी लगा हो तो अनुभववाद आ जाएगा। अनुभववाद का मतलब यहाँ पे किससे लिया गया था ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। पियाजे ने कहा था कि मानसिक जो विकास है उस पर चिंतन शक्ति, परिपक्वता स्तर और अनुभव के मध्य अंतः क्रिया का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? कि संज्ञानात्मक विकास के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? चिंतन शक्ति, परिपक्वता स्तर और अनुभव के मध्य अंतः क्रिया का प्रभाव पड़ता है, न कि सामाजिक अंतः क्रिया का। अब मैंने स्कीमा में इसका जरूर डाल रखा कि इसने सामाजिक अंतः क्रिया से प्राप्त अनुभव को माना, लेकिन वो विशेष रूप से वाइगोस की उदाहरण है। सामाजिक अंतः क्रिया को इसने स्कीमा से जोड़ा है, बाकी इसने खुद कोई समर्थन नहीं किया। इसने संज्ञानात्मक विकास पे अनुभवों के मध्य अंतः क्रिया, परिपक्वता के मध्य अंतः क्रिया, चिंतन के मध्य अंतः क्रिया को महत्व माना था, इसलिए इसने अनुभववादी जो है वो कहा जाता है। तो अनुभववादी के समर्थक कौन है? जीन पियाजे। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? अनुभववाद। अधिगम संकल्पनाओं में सम्मिलित सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को चयनित कीजिए। तो अधिगम जो कॉन्सेप्ट हैं, अधिगम जो क्रियाएं हैं, अधिगम की जो ज्ञानात्मक पक्ष की क्रियाएं हैं, भावात्मक पक्ष की क्रियाएं हैं और क्रियात्मक पक्ष की क्रियाएं हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी में सम्मिलित सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? इसमें विशिष्टीकरण है, वर्गीकरण है, सामान्यीकरण है या प्रयोग है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी होती है? उलझाने वाला प्रश्न है। देखिए समझिए, विशिष्टीकरण तो एक पक्षीय है, वर्गीकरण भी कोई अच्छी योग्यता नहीं है। एक सामान्य रूप से वर्गीकरण की योग्यता बच्चे में नॉर्मली होती है, एक सामान्य बच्चे में भी होती है। सामान्यीकरण और प्रयोग, ये दो ऐसी योग्यताएं हैं जो बहुत अच्छी योग्यताएं हैं। सामान्यीकरण का मतलब है कि आपने किसी सिद्धांत को समझ लिया है और उस सिद्धांत का प्रयोग अब कहीं भी किसी परिस्थिति में आप कर सकते हो, ठीक है ना। एक जगह प्राप्त ज्ञान को आप कहीं भी लागू कर सकते हो, ये सामान्यीकरण है। तो साइंटिस्ट वगैरह जो है वो इसका स्पेशली प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी योग्यता होती है। प्रयोग, आपने सीखने के बाद उस चीज़ का प्रयोग कर रहे हो, दोनों ही अच्छी योग्यताएं हैं। लेकिन इन दोनों में से यदि एक को चूज करना हो तो सबसे अच्छी मानसिक योग्यता है सामान्यीकरण, सबसे प्रबल है सामान्यीकरण। तो यहाँ उत्तर जो हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी होगी? सामान्यीकरण। तो ये एक नया प्रश्न आपको मिला है, तो याद रखना, हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल किस व्यक्ति की निम्नलिखित विशेषता को मापता है? बहुत सा प्रश्न है। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल बुद्धि, सृजनात्मकता, विक्षमता और व्यक्तित्व। देखिए स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल क्या है? स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल आपके दिमाग में आना चाहिए। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल किसने बनाया था? टर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था? टर्मन ने बनाया था, और 1916 में बनाया था। कब बनाया था? 1916 में। इसमें वर्तमान में संशोधन हो गए 5। 2003 में लास्ट संशोधन हुआ था, 5 हुआ, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी संशोधन हो चुके हैं साहब, ठीक है ना, 5 संशोधन हो गए। शुरुआत में ये जो टेस्ट था स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये जो बिने साइमन परीक्षण था उसमें सुधार करके बनाया गया था 1916 में टर्मन ने।
तो ये शुरुआत में 2 से 14 वर्ष के लिए बुद्धि का मापन करता था, फिर 2 से 22 वर्ष के लिए हुआ, फिर 2 से 33 वर्ष के लिए हुआ। अब था करंट चीज़ बता दूं कि मैं जो नई स्कूल व्याख्याता की किताब तैयार कर रही हूँ भी मैंने बहुत सारी चीज़ नहीं आऊँगी, ठीक है। आप रेट में जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, चिंता मत करो। इसके अकॉर्डिंग इनफ है जो पढ़ रहे हो वस्तुनिष्ठ, और वो जो थ्योरी वाली किताब है। स्कूल व्याख्याता वाले बच्चे जो बार बार पूछते हैं, उनकी जो किताब है उसका काम अंतिम रूप में है। अच्छी किताब के लिए थोड़ा सा समय लगता है, तो उसमें जो मैं उसको पूरा संशोधन भी मैंने डाले हैं। नॉर्मली संशोधन मैं डालता नहीं हूँ। तो टर्मन ने 2003 में जो इसका संशोधन हुआ था, उसके बाद ये 2 से 90 वर्ष के बच्चों के लिए हो गया है। तो ये किसका मापन करता है ये टेस्ट, आपको ये उत्तर देना था। तो ये टेस्ट किसका मापन करता है? ये टेस्ट बुद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धि से। शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास की बुनियादी नींव रखी जाती है। शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास की बुनियादी नींव, आधार कहाँ रखा जाता है साहब? वयस्क अवस्था में, किशोर अवस्था में, बचपन में, या शिशु अवस्था में? तो एक प्रकार से ये एक उलझाने वाला प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा समझिए। शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास की शिशु अवस्था 0 से, कुछ लोगों ने 1 माना है, कुछ ने 6 महीने माना है, कुछ ने 4 महीने माना है। और बचपन अवस्था का मतलब है जिसमें कम्प्लीटली 0 से 5 वर्ष का समय आ गया। इसलिए कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं, अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना पड़ता है। शिशु अवस्था एक अर्थ है, लेकिन बचपन में शिशु अवस्था भी शामिल है, यानी शिशु अवस्था से भी व्यापक शब्द जो है वो बचपन है, ठीक है। तो ये आधारशिला जो है वो किसको कहाँ रखी जाती है? बचपन में। कहाँ रखी जाती है? बचपन में। तो ज़्यादा सही आंसर इसका क्या होगा? बचपन में। बाकी इसका उत्तर शिशु अवस्था भी सही है, कोई विवाद करना चाहे तो, लेकिन ज़्यादा सही उत्तर मैं मानता हूँ बचपन अवस्था होगा। बचपन के बाद को जाना जाता है। बचपन के बाद का समय क्या है? जिज्ञासा की आयु के रूप में, स्वाभाविक आयु के रूप में, मानसिक विकास की आयु के रूप में, गिरोह की उम्र के रूप में। तो बचपन यानी 0 से 5 वर्ष के बाद का समय होता है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को अपन कौन सी आयु कहते हैं? बाल्यावस्था को कौन सी आयु कहते हैं? तो अपन गिरोह की आयु कहते हैं। कौन सी समूह की आयु? प्रश्न 8 2011 में भी आया था। गिरोह की आयु, गैंग एज। कौन सी आयु? गैंग एज। बाकी जिज्ञासा की आयु तो पूरी आयु है। स्वाभाविक आयु भी शेष अवस्था स्पेशली होती है। मानसिक विकास की आयु भी पूरी होती है। तो गिरोह की आयु जो स्पेशली यहाँ पे है, तो ये 20 प्रश्न आप लोगों को मैंने आज हल करवाए। निश्चित रूप से आपको आइडिया लगा होगा पेपर का पैटर्न का हल्का सा, और कैसे प्रश्न पूछ सकता है ये भी थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। धन्यवाद।